नमस्कार। कृष्णायन यूट्यूब चैनल की ओर से मैं श्रुतिपुरी आप सभी विद्वज्जनों का करबद्ध प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि आज के अभिव्यक्ति के सेशन में आप सभी ने आकर हमें अभिभूत किया, हमारे व्यूअर्स को अनुग्रहित किया और आप सभी का हृदय से नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। हमारे बीच में आज जुड़ चुके हैं स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी महाराज, जो बचपन से ही बाल कृष्ण की भूमिकाएं निभाते निभाते रासलीला को एक ऐसे मुकाम पर ले गए जिसने कि देश विदेश में रासलीला, जो भारत की रासलीला है, उसका परचम खूब जोर शोर से फहराया। आपको कई अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं और महामहिम राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ रासलीला पुरस्कार और अन्य 2 पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के टॉप ग्रेड के शास्त्रीय संगीत के कलाकार पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी, हम सभी के आदरणीय हैं। ध्रुपद धमार के क्षेत्र में आपने हिंदुस्तान का ही नाम नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि इस कला की पहचान दूर दूर तक पहुंचाई है और आज की जो श्रेणी के, आज की पंक्ति के जो कलाकार हैं उनमें आप सबसे अग्रणी हैं। आपको लोकतान की कला आपको पैतृक संपत्ति में मिली। आपके पिताजी लोकतान के बहुत बड़े कलाकार थे, पंडित हरदेव चतुर्वेदी जी, और वो भी आकाशवाणी दूरदर्शन के ग्रेडेड कलाकार थे। और आज हम आपका स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। आपको मुंबई के अलावा सुर श्रृंगार संसद से आपको नवाजा गया है, संगीत नाटक अकेडमी के कई पुरस्कार आपको मिल चुके हैं और आपने न जाने देश विदेश के कितने समारोहों में शास्त्रीय संगीत की, ब्रज की, लोकतान की, रासलीला की प्रस्तुतियां की हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं पंडित रामदयाल शर्मा जी, जो नौटंकी के क्षेत्र के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने नौटंकी को एक मुकाम तक पहुंचाया है और हिंदुस्तान की नौटंकी देश विदेश में अपनी पहचान बना पाई है और आज भी इसी कार्य में वो सेवारत हैं। आपको ब्रज कोकिला, ब्रज पपीहा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी, जो ब्रज के एक संगीत विशेषज्ञ की अगर मैं उन्हें उपाधि दूं तो कहना गलत ना होगा, क्योंकि संगीत की तकरीबन सभी कलाओं पर वो विधाओं पर वो लिखते रहे हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाते रहे हैं और 3 दर्जन से भी अधिक पुरस्कारों से, अवार्ड से उनको नवाजा जा चुका है, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड, महात्मा गांधी अवार्ड, विवेकानंद अवार्ड और साहित्य श्री अवार्ड आपको मिल चुके हैं, जो प्रमुख हैं। हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर कल्पना एस बर्मन जी, जो हाल ही में फैजाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी, म्यूजिक की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं। क्लासिकल संगीत में एक महिला अगर ध्रुपद धमार गाती है तो उसकी पहचान अलग ही होती है और कल्पना जी ने बचपन से ही, कल्पना जी को भी संगीत, शास्त्रीय संगीत विरासत में मिला और उन्होंने अपनी पहचान इस शास्त्रीय संगीत से इतर होकर लोकगीतों में और अभी हाल ही में, क्योंकि वो ब्रज की बिटियां हैं और अवध में अभी रह रही हैं, तो अवधी लोकगीतों पर भी उन्होंने काफी काम किया है। अपने स्टूडेंट्स को पीएचडी कराती हैं और अपने पिता से मिली संगीत की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर वंदना तेलंग जी। मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। इतनी सरल स्वभाव की और संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा तत्पर, न जाने कितने अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं।
संस्कार भारती ने अभी, और संस्कार भारती के पैनल पर भी हैं, संस्कार भारती ने अभी इनको अवार्ड से नवाजा। कई महिला पुरस्कार आपको मिल चुके हैं, और मैं नहीं, आपको भी संगीत विरासत में मिला है। आपके पिता आनंद बिहारी तेलंग जी, स्वर्गीय आनंद बिहारी तेलंग जी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, जैसे कल्पना जी के पिता स्वर्गीय विष्णु कुमार कपूर जी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तो डॉक्टर आनंद बिहारी तेलंग जी ने संगीत आप में कूट कूट कर भरा, और उसी संगीत का प्रचार प्रसार आप इस समय आने वाली पीढ़ी में दे रही हैं। आपकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप समाज गायन की इकलौती महिला कलाकार हैं जो इस समय समाज गायन को लोगों तक पहुंचा रही हैं, और उस विधा को बचाने के लिए न जाने कितने प्रयास कर रही हैं। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे पैनल पर जुड़ चुके हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी जी। अपने स्वभाव, अपनी मृदुवाणी और अपनी अभिनय की कला से आपने किसके दिल पर राज नहीं किया, ये कहना मुश्किल है। आप जितने सौम्य हृदय हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं। आप आकाशवाणी से, आप असिस्टेंट डायरेक्टर के पद से अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, और लोक कला, आपने म्यूजिक काफी दिनों तक संभाला, और आकाशवाणी के, हिंदुस्तान की आकाशवाणी के कई स्टेशंस पर आपने उन स्टेशंस को हेड किया है। लोक गीतों के प्रचार प्रसार, लोक विधाओं के, लोक कलाओं के प्रचार प्रसार के लिए न जाने आपने असंख्य तो वार्ताएं की हैं, और असंख्य ही लोकगीत आपने रिकॉर्ड किए हैं। आपको पैनल पर पाकर हम आज धन्य हैं। आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो डिस्कशन हम आरंभ करने जा रहे हैं, उसका हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हमारे भारत की ऐसी न जाने कितनी ही लोक कलाएं हैं, लोक विधाएं हैं जो आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। हम चाहते हैं कि वो जीवित रहें, हमारे संस्कृति का एक मूल बनकर हमारी संस्कृति को और उत्कृष्ट करें, समृद्ध करें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। इस बात का कितना पछतावा, कितना मलाल है, मैं जानना चाहूंगी स्वामी फतेह कृष्ण जी महाराज से। आप बताइए, आप रासाचार्य हैं। रासलीला एक भारत की ऐसी परंपरा है, ब्रज की ऐसी परंपरा है जो ब्रज के मूलाधार कृष्ण के चरित्र, कृष्ण की लीलाओं का बखान करती है। आपके हृदय में कितना मलाल है इस कला के प्रचार प्रसार में, जो कमी आ रही है, जो इस कला का उत्थान होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। आप क्या कहना चाहते हैं? जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज की विधा, ये श्री रास लीला संतों के हृदय का चिंतन है। संतों ने, महापुरुषों ने इस विधा को इसलिए स्थापन किया कि जो और युग हैं उनमें तो तपस्या करके भी भगवान को ध्याया जा सकता था, लेकिन कलयुग में अल्प आयु में जीव क्या कर सकता है, उससे अधिक से अधिक श्री ठाकुर जी से जुड़ करके अपने को उनके चरणों में समर्पित करे। इसलिए रास की विधा इस संतों ने प्रकट किया है। हीन अश्रद्धा निंदक नास्तिक धर्म बहिर्मुख, 300 कबहू न कहो तो कहो लहो नाहिन सुख। उनसे सुख नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भाव से, प्रेम से यदि इस रास का चिंतन, दर्शन करके और चिंतन करेगा तो उसको अवश्य लाभ होगा और श्री ठाकुर जी का परम पद प्राप्त होगा, जिसको कहते हैं कि श्री ठाकुर जी में ही समाहित हो जाएगा। ऐसी इस रास लीला की विधा है जो संतों ने, हमारे महापुरुषों ने इसको प्रकट किया, और अल्प आयु में इस रास लीला का दर्शन करके फिर उसका चिंतन करके हम श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाएं। उसके लिए श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने जो वर्णन किया है, तो रास पंचाध्यायी तन में जैसे पंच प्राण अस सुख मुनि गाई। 5 प्राण जैसे शरीर में है, ऐसे ही ये रास पंचाध्यायी है। उसी रास पंचाध्यायी का भाव हमारे ब्रजवासियों ने और महापुरुषों ने प्रकट किया है।
और उसी भाव को लेकर के कि भाई इनको दर्शन मात्र से ही अपने हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान हो और उससे हमारे परम पद की हमें प्राप्ति हो, उसके लिए हमारे संतों ने इसको दिया चिंतन करने के लिए। दर्शन करें लीला का, फिर उसका चिंतन करें और उसमें अपने भाव को समाहित करते हुए सच्च भाव हो या कांत भाव हो, ये इन भावों में अपने को ढाल करके श्री ठाकुर जी की आराधना हृदय से करें तो उसका जीवन सफल हो जाए, उसके लिए ये उनका प्रयास था। जी जी स्वामी लेकिन जी, स्वामी जी मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये कला बहुत ज्यादा जन जन तक नहीं पहुंच पा रही है, जो युवा इससे जुड़ना चाह रहा है जुड़ नहीं पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? कारण कुछ भी हो, लेकिन अपने एक तो बच्चों को आजकल पढ़ाई में ज्यादा रुचि दिला रहे माता पिता, और ये ब्रज की विधा में तो बचपन से ही इसको किया जाए तो ही कहीं आगे चल के वो भाव जागृत होता है। और वो फिर अर्थ की कमी लोगों में, आजकल अर्थ प्रधान हो गया, उसमें भी कुछ व्यवधान है, वो नहीं दे पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं जी। तो कई एक ऐसी चीज है जो अब धीरे धीरे ये विधा लुप्त हो रही है। ये तो माता पिता भी समझते हैं कि भाई। स्वामी जी मैं इस समय स्वागत करना चाहूंगी, हमारे बीच में आ चुकी हैं लोकगीत साम्राज्ञी हमारी सभी की आदरणीय माधुरी शर्मा दीदी। आकाशवाणी से टॉप ग्रेड की लोकगीतों की कलाकार हैं, यश भारती सम्मान से इन्हें नवाजा जा चुका है और न जाने ही कितने अवार्ड्स हैं जो माधुरी दीदी की गोदी में दीदी को मिले हैं। और लोकगीतों के प्रचार प्रसार में मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा कोई दूसरा इतना काम कर रहा है और कोई दूसरा इतना जानकार है। माधुरी दीदी को भी लोकगीतों का जो वरदान मिला वो विरासत में मिला। माधुरी जी के जो नाना जी हैं पंडित घासीराम जी, और उसी परंपरा की ये एक पहचान है और देश विदेश में लोकगीतों का लोकगीतों को, ब्रज के लोकगीतों को सम्मान दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और कभी थकती नहीं है। मैंने इनको कभी थकते हुए नहीं देखा, एक सौम्य सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हृदय से अभिवादन करते हैं माधुरी दीदी आपका। मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूंगी पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी से, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। आप ध्रुव धमार के भी बहुत एक नामचीन हस्ताक्षर हैं हिंदुस्तान के। ध्रुव धमार के लिए आपने बहुत काम किया, लेकिन आज हम आपसे लोकतान के बारे में बात करना चाहेंगे। लोकतान कैसे अलग है लोकगीतों से? ज्यादातर तो लोग यही समझ लेते हैं कि लोकगीत ही लोकतान है, पर वो लोकतान तो नहीं है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमारे व्यूअर्स को बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि आज की स्थिति में, आज के परिवेश में आप लोकतान को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं? श्रुति जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और पहले तो मैं सभी के लिए प्रणाम करना चाहूँगा। स्वामी जी के लिए, कल्पना जी, वंदना जी, हमारे रामदयाल जी और यतीन चतुर्वेदी जी, सभी के लिए मेरा प्रणाम है। और आज बड़ा आनंद आ रहा है कि हम बहुत वर्षों के बाद में, चाहे हम उसी पे मिले हैं, लेकिन उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम मिल रहे हैं। और ये लोकतान के बारे में जो आपने बात पूछी है, तो पहले जब आकाशवाणी में, क्योंकि हम बचपन से पिताजी को रेडियो में जब वो प्रोग्राम देने जाते तो हम सुनते थे और बड़ी मजे की बात ये थी कि एक जैसे बच्चा, तो हम ये कहते कि रेडियो में पिताजी गा रहे हैं तो हम भी तो वहां बैठ जाते हैं क्या रेडियो में, जैसे रेडियो मतलब बज रहा है तो पहले वो बचपन में हम पूछते थे कि ये रेडियो कैसे प्रसारण होता है, रेडियो से आप गाते हैं। तो पहले लोकगीत और लोकतान ये दोनों लगभग एक ही कैटेगरी में आती थी।
ऑडिशन में हम सुने, और क्योंकि बहुत सी चीजें बिल्कुल एकदम एक दूसरे से मिलती है। बाद में जाके जब ये थोड़ा सा और बढ़ने लगा लोकतान का, और कई सारे कलाकार, जो हमारे पिताजी तो जब से रेडियो की स्थापना हुई तब से वो जो है वो लोकतान गा रहे, और तो वो बचपन से हमें सुनने को मिला उनसे। और लोकतान जो है वो मथुरा के खास जो चतुर्वेदी है, वो चतुर्वेदियों की परंपरा है लोकतान। और ये होली पर 3 दिन का उत्सव होता है जी। ये जो कार्यक्रम जैसे चौपाई के नाम से बोलते हैं। हाँ, चौपाई है ना, चौपाई की तान। वो चौपाई तो की शायद अंताक्षरी के किस्म की होती है ना, वो चौपाई वो अलग, लेकिन इसको चौपाई का नाम दिया। अच्छा। और इसमें जो है वो ढोलक, निगाना, 2-2, 3-3 हारमोनियम, और इसमें जो है जैसे हमारे पिताजी उनसे पहले और जो बड़े बड़े जो कलाकार थे शास्त्रीय संगीत के, लक्ष्मण जी चतुर्वेदी, लक्ष्मण प्रसाद चौबे, आपके वासुदेव जी चतुर्वेदी जो मैयर घराने से सीखे, गणपत जी जो ठुमरी जिनके मोहि पनघट पे नंदलाल छेड़ गए, और उनकी कंपोजिशन थी, नाम किसी का भी हो, लेकिन वो बहुत अच्छी ठुमरी गाते। तो ये लोग जो हैं उनमें बहुत इन्होंने सबने योगदान दिया है अपनी अपनी कंपोजिशन। तो वो एक ऐसी कंपोजिशन होती थी कि राग बेस्ड होती थी, उसमें कोई फिल्मी धुन या कुछ भी नहीं होता था, वो बिल्कुल एकदम शुद्ध धुन बनाई जाती थी। और उन पे राधा कृष्ण की जो अनेकों लीलाएं, उनके शब्द जो हैं वो कवि लोग भरते थे, जिनमें श्री महाकवि जो है गोविंद चतुर्वेदी जी, गोविंद जी, उनका बहुत बड़ा नाम था, नवनीत जी के सुपुत्र थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, और श्री विठल नाथ चतुर्वेदी, विठल पाठक जी, और यमुना प्रसाद प्रीतम जी, ऋषिकेश चतुर्वेदी करके आगरा से थे, उनकी बहुत सारी रचनाएं। मेरा यही एक प्रश्न है कि इतनी वृहद संस्कृति होते हुए भी, इतनी वृहद पहचान होते हुए भी आज लोकतान एक विलुप्ति के कगार पर क्यों है? तो वो क्या है कि उसमें इतना रोचक, एक तो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी जी, और ब्रज भाषा में वो तो ब्रज भाषा सब कोई हर एक नहीं समझ पाते, जो वहाँ के लोग हैं तो वही उसको आनंद लेते। और फिर हमारे पिताजी ने उसमें करीब 50 साल से ऊपर उन्होंने उसकी सेवा की, और इसमें जो है सैकड़ों कंपोजिशन उन्होंने अपनी दी, जो कि आज जैसे आप उधो तू का पहचाने जाके कांटो लगे वो जाने, बच्चा बच्चा गाता है ब्रिज में, आप देखते हैं वो पिताजी की कंपोजिशन है ना। और ऐसे ही जो है तो इस तरह के जो है राधा कृष्ण का मिलन है ना, उसके ऊपर होली का तो उत्सव होता था, तो होली की ताने, तो इतनी अच्छी अच्छी जो है, और वो एक बंदिश जैसे जो आपको लगेगा। अब जैसे मैं एक टुकड़ा सुनाता हूँ जी, बिल्कुल स्वागत है, जो हमने पिताजी से सुना। फिर से बजा जा रे बसुरिया, फिर से बजा जा रे बसुरिया, आरे प्यारे नंद दुलारे, आरे प्यारे नंद दुलारे, फिर से बजा जा रे बसुरिया, मधुर मधुर धुन बाजे मुरलिया, मधुर मधुर धुन, मधुर मधुर धुन बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, गाजे मुरलिया, हंस मुस्का जा रे सबरिया, फिर से बजा जा रे बसुरिया। और इसके बाद में होता था शेर गायकी।
जो कि शेर गायकी वो सबसे ज्यादा चौपाई की प्रधान मानी जाती है। घन में बदरिया गरज रही है, चम 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 के बिजुरिया हो बहुत 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 सुंदर। बर से है बूंदिया भीजे चुनरिया, बर से है बूंदिया भीजे चुनरिया, आना हो कारी कमरिया उड़ान घन में बदरिया। मधुर मधुर धुन बाजे मुरलिया, मधुर मधुर धुन मधुर मधुर धुन बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया गाजे मुरलिया, हंस मुस्का जा रे संवरिया, फिर से बजा जा रे बसुरिया। बहुत बहुत खूब। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाएं तो दोबारा से इसी लिंक पर हम रीजॉइन करेंगे। और अगला प्रश्न में मुझे लगता है कि हम डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, और अगला प्रश्न मेरा माधुरी जी से होगा। अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाएं फिर कहना चाहूंगी कि इसी लिंक पर हम दोबारा जुड़ेंगे। मेरा प्रश्न माधुरी दीदी आपसे ये है कि जैसे कि लोकगीतों पर आपने एक छत्र राज किया है, लोकगीतों को आपने देश विदेश तक पहुंचाया है। लोकगीतों की वो विधाएं, जैसे संस्कार गीत हैं, जैसे सोरठ के हैं, जैसे रसिया हैं, इन सब जो लोकगीतों की विधाएं हैं, इनको आपने न जाने कितने लोगों तक सहज भाव से पहुंचाया है और अब तक पहुंचाती आ रही हैं। तो माधुरी दीदी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आज लोकगीतों की स्थिति क्या है? लोकगीत आज किस दोराहे पे खड़े हैं? क्या यंग जनरेशन उससे जुड़ना चाह रही है? क्या समस्या आ रही है? माधुरी दीदी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी? जी। हाँ, तो आपने मुझसे पूछा लोकगीतों के बारे में, खास तौर से ब्रज लोकगीतों के बारे में, कि हम इनको आज किस स्वरूप में देख रहे हैं और किस स्थिति में देख रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं कि लोकगीत हमारी ऐसी सांस्कृतिक पारंपरिक धरोहर है कि आदि से अंत तक जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि रहेगा। इसके विलुप्त होने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि लोकगीत लोक संगीत का वो अंग है कि हमेशा अमर रहने वाला। ये छुप जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन ये विलुप्त नहीं हो सकता। इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और बहुत अंदर तक फैली हुई है, बहुत गहरी फैली हुई है। क्यों कि यहीं से संगीत की शुरुआत हुई है। जी, हमारे लोक गीतों से, लोक संगीत से हमारे शुरुआत होती है और ये अनवरत रूप से चलती रहती है। हमारा कोई भी, देखिए, कोई पारिवारिक महोत्सव हो या कोई सामूहिक हो या कोई सार्वजनिक समारोह हो, बिना लोकगीतों के वो पूरा नहीं होता। घर की जितनी भी, जबकि मृत्यु पर भी लोकगीत है। मैंने तो मृत्यु पर भी लोकगीत सुना है, ब्रज लोकगीत। तो ये आप खुद कलाकार हैं। लोकगीतों के बिना कोई काम संभव ही नहीं है। अब
बात आती है कि ये सीमित न रहे, ये किस तरह से जन जन तक फैले, जनमानस के हृदय में पैठ बनाए अपनी जी, और बनाते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए परिवर्तन तो आप जानती हैं समय का कि प्रकृति के अनुसार होता है जी। अब परिवर्तन में मैंने जैसे आपसे कहा कि थोड़ी देर के लिए वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर वो उभर के आएंगे, जैसे चंदा बादलों में कुछ छिप जाता है ना, लेकिन फिर अपनी वही रोशनी लेके आता है, वही चांदनी लेके आता है। इसी तरह से हमारे लोकगीत जो हैं वो ऐसी अमूल्य धरोहर और संपत्ति हैं, ये संपत्ति तो नष्ट हो ही नहीं सकती, और यदि ये नष्ट हुई तो समझ लीजिए हम सब नष्ट हैं, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं जी, हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। और आपकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जैसे चंदा अभी बादलों में छुपा हुआ है, और फिर से एक बार वो दिन आएंगे कि जब लोकगीतों को दुनिया याद करेगी और लोकगीतों को गाएगी, और लोकगीत फिर से लहलहा उठेंगे इस दुनिया के मनोरंजन के पटल पर। मैं कल्पना जी आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक शास्त्रीय संगीत की कलाकार रही बचपन से, लोकगीतों की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? क्योंकि आप के परिवार में तो शास्त्रीय संगीत को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, तो आपका लोकगीतों की तरफ रुझान कैसा हुआ? और अब आप दो राज्यों की, मतलब आप मथुरा ब्रज क्षेत्र से अब आप अवध में पहुंच गए, जहाँ की भाषा की विविधता थी, जहाँ एक्सेंट की विविधता थी, और आपने क्लासिकल की शिक्षा देते देते लोगों को, विद्यार्थियों को लोकगीत की शिक्षा देने का कैसे मन बनाया? आप अनम्यूट कर लीजिए पहले अपने आप को, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी हुआ? आवाज आ रही है? जी हाँ। पहले अभी मैं सभी मेरे सभी बंधुओं को मैं सादर नमस्कार करती हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज श्रुति जी के माध्यम से हम लोग सब एक स्टेज पर जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम्हें तो मैंने गोद में भी खिलाया है भाई, गोद में बैठ बैठ के मेरे साथ स्कूल गई। अच्छा, तो अभी जो प्रश्न हुआ है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि मेरे घर का माहौल वास्तव में लोकगीतों का नहीं था। मैंने शास्त्रीय संगीत बचपन से जो आंखें खोली है, संगीत के वातावरण में ही आंखें खोली हैं। तो एक तो मुझे आकाशवाणी मथुरा सुनने की आदत रही, रेडियो सुनने की बचपन से आदत रही, तो रेडियो पे मतलब लोकगीतों की जो विधाएं सुन सुन के मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। क्योंकि संगीत से जुड़ी हुई थी, इसलिए कोई भी संगीत, और अपना जो ब्रज के लोकगीत तो बहुत ही समृद्ध है, स्वर की दृष्टि से भी और शब्दों की दृष्टि से भी, साहित्य की दृष्टि से भी तो है ही। हाँ, तो उस नाते से फिर जैसे मैंने बहुत छोटी उम्र में ही सर्विस ज्वाइन कर ली थी, तो सर्विस में रहते रहते कभी किसी के यहाँ शादी विवाह के लोक संगीत, महिला संगीत में मुझे मौका मिलता था गाने बजाने का, सुनने का। पहले हुआ कर। हाँ, पहले हमारे बचपन में तो हमने यही सब चीजें देखी है, यहीं से हम लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है लोकगीतों के प्रति। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 31 वर्ष मुझे ब्रज छोड़े हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं लखनऊ आकाशवाणी से ब्रज लोकगीत गाती हूँ। ब्रज के लोकगीतों को यहाँ पे भी मैं बच्चों को सिखाती हूँ, और चूंकि ये अवध क्षेत्र है तो मुझे यहाँ के भी लोकगीत सीखने का भी अवसर मिला। यहाँ के भी विविध लोकगीतों का जो मैंने मतलब सुना, उससे मुझे भी बड़ी प्रेरणा मिली। बहुत अच्छे सुनने में, बड़े मधुर यहाँ के भी लोकगीत है। तो मैंने कॉलेज में जब भी मुझे जरा सा भी टाइम मिलता था, शास्त्रीय संगीत सिखा के जैसे थोड़ी सी बच्चों के अंदर भी थोड़ी बोरियत होने लगती थी, तो बच्चों का एक रुझान बनाए रखने के लिए मैं बीच बीच में बच्चों से अच्छा चलो किसको कौन सा लोकगीत आता है, चलो ऐसे वाले गाने आते हैं, शादी वाले गाने। तो क्योंकि डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी, तो डिग्री क्लासेस में लड़कियां थोड़ी बड़ी उम्र की होती हैं, तो उन लोगों को भी बड़ा अच्छा एक मौका मिलता था, तो वो लोग फिर गाने लगते थे। और मुझे जैसे कभी मैं किसी मीटिंग में हूँ और मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ, तो बच्चे अपने आप चालू हो जाते थे कि शास्त्रीय संगीत तो एक तरफ करके और वो लोकगीत गाने लगते थे। अब एक दूसरे को सुन सुन के तो सबके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप होता था। तो इस कारण मैंने देखा, मैंने 31 वर्ष यहाँ डिग्री कॉलेज में मैंने पढ़ाया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे
लोकगीतों में इतने आगे निकले, अब लखनऊ आकाशवाणी के कलाकार भी हैं वो। और इतना ही नहीं, मैंने बहुत लोकगीतों के प्रचार प्रसार के लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है यहाँ पे, कि जब भी कोई कार्यक्रम हुआ तो मैंने कहा चलो यहाँ के लोकगीत। और अब आपको लगता बताओ, है कि युवा पीढ़ी ने उतना ही उत्साह दिखाया जितने उत्साह से बहुत बहुत दिख रहा है। और मतलब मैं कहूंगी कि हमारी ये कथन भी ठीक है कि विलुप्त होती जा रही है, लेकिन विलुप्त को हम फिर से प्राय मतलब उसको जनसाधारण में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक प्रयास और कर रही हूँ अभी, हालांकि पूरी तरह मुझे सफलता नहीं मिली है। जैसे शादी विवाहों में हम देखते थे बचपन से कि वहाँ एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप आ रहा है, अब उसमें तरह तरह के यही फिल्मी संगीत को ही मतलब फिल्मी तर्जों पर बना के गीत गाए जाते, हाँ, पैरोडीज बना के गाते थे। लेकिन मैंने अब कुछ इस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किया है कि जो बच्चे वाकई बहुत निजी हैं, जिनके पास मतलब आर्थिक तंगी है, तो उनको मैंने यही सब कहा कि देखो संगीत कोई बुरी चीज नहीं है भाई। एक जमाना था जो संगीत को कोठों से निकाल के हमारे द्वय विष्णु, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, पंडित भातखंडे जी, वहां से निकाल के जन साधारण में और शिक्षण संस्थाओं में संगीत को उन्होंने स्थान दिया है। तो एक संगीत का जो एक स्तर ऊंचा किया है। तो मैं समझती हूँ कि यदि शादी विवाहों में भी हम जो मांगलिक अवसरों पे बहुत सुंदर सुंदर लोकगीत हैं, जिनकी धुन भी बहुत सुंदर है, मन को छूती है, तो इस तरह के लोकगीतों को मैंने बच्चों के कुछ ग्रुप बनाए हैं कि अब आप लोग शादी विवाहों के अवसरों पे इनका प्रयोग कीजिए, इनको गाइए। और मैं बताऊं, मैंने अपने बच्चों की शादियों में भी लोकगीतों के ही कार्यक्रम कराए। मैंने कोई मतलब इस तरह के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप वगैरह पार्टीज बुला के कभी नहीं प्रोग्राम कराया। जी, हमारे बीच में रामदयाल शर्मा जी भी हैं, जो नौटंकी विधा के एक बहुत बड़े कलाकार हैं। कल्पना जी, मैं आप पर आऊंगी, इससे पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि नौटंकी जो भगत स्वांग से आरंभ हुई, नौटंकी का प्रारूप उसने धारण किया, और आज नौटंकी तो मुझे लगता है कि एक अलग ही कलेवर अपने आप में ओढ़े हुए है, जो कि आज भी भारत सरकार की नीतियों का प्रचार करने के लिए तो नौटंकी को याद किया जाता है, और उसके इतर कोई भी न तो नौटंकी में भाग लेना चाहता है, न ज्यादा देखना चाहता है। ये कटु सत्य है, और इसके बारे में मैं आपकी एक राय जानना चाहती हूँ। जी, सर्वप्रथम मेरा सब गुणीजनों को नमस्कार। हालांकि नौटंकी नाम जो है, प्रथम मैं बता दूं, ये तो बहुत बाद का है। असल में पहले स्वांग इसको बोले जाता है, और भगत पहली चीज है। और पहले से लेकर के आज तक की जितनी भी पुस्तकें आपको मिलेंगी, उसमें सांगीत ही लिखा जाएगा, नौटंकी कहीं नहीं लिखा मिलेगा। सांगीत विधा जो है बहुत पुरानी विधा, इसमें परिवर्तन थोड़े बहुत होते रहे हैं। अब जैसे मैं बताऊं कि हमारे पुरखे पहले से हमारा परंपरा चली आ रही, स्वामी खेरा गांव है हमारा, पूंछरी के लौठा के पास जी। तो वहाँ के स्वामी बड़े मशहूर रहे, स्वामी खेरा के। और उसमें आपको मैं बता दूं कि मक्खन स्वामी हमारे बाबा जो है, उनके यहाँ सर्वश्रेष्ठ जो नौटंकी स्वांग के जो कलाकार रहे, बरसाने के गोकुल कोरिया इनका नाम, उनके बाद में मनोहर लाल जी कामा वाले, ये सब जो है हमारे उन्हीं के उसमें पार्टी में रहा करते थे हमारी उसमें, और हमारे चाचा जी उन्हीं के साथ थे। इतना था, मैं खुद गया हूँ बचपन से ही। मैंने 4-5 साल की उम्र से ही जो है इसमें स्टेज पे मुझे खड़ा कर देते थे। पहले छोटा कृष्ण बना देते थे, छोटा मोटा, फिर रोल भी करने लग गया फिर बाद में। तो इसमें मतलब करीब मुझे 70-71 वर्ष हो गई जी, 70-71 वर्ष स्टेज पे जो है आते हुए मुझे हो गई। और करीब 53-54 साल जो है, 53-54 साल मुझे रेडियो पे गाते हुए हो गई। आज जब से मथुरा में बहुत बड़ा योगदान है आपका। तो और वहाँ सबसे पहली नौटंकी जो मथुरा में हुई थी, वो सब हम इकट्ठे थे भगत में जी। और चतुर्वेदी जी को मैं बता दूं, जो विट्ठल चौबे हैं बंगाली घाट वाले, चतुर्वेदी जी जानते होंगे अच्छी तरह से
और उनके पिताजी से भी मैं बहुत मिला, उनका बड़ा प्यार रहा है मेरे पर। आदरणीय हरदेव चतुर्वेदी। हाँ, दिल्ली में भी हम मिलते थे दोनों। हाल ही में उनका देहावसान हुआ है। हाँ, मैंने सुना, बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। क्या बात है, क्या बात है, किसी गुणी जो है। तो ये हालत थी। उसके बाद में मुझे यहाँ बुलवा लिया गया, दिल्ली आ गया मैं। दिल्ली में जो है रेडियो में भी आपने कर लिया, किडनैप कर लिया एक तरह से, कि आप मथुरा नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ से जाएंगे। तो दिल्ली टेलीविजन पे, उस पे दूरदर्शन, उस पे रेडियो पे, तो खूब बड़ा अच्छा ऐसा रहा। और मेरा ये रहा कि नौटंकी को मैं हर जगह पहुंचाने की कोशिश करूं, शुद्ध चीज, गलत नहीं, शुद्ध। तो चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, वहाँ वो मेरे शिष्य हैं, बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, तो वहां भी खूब दिया। उनको मालूम हुआ कि ये तो पूजने लायक है गुरुजी, ये चीज तो इसको इतना बदनाम किया हुआ है। इसका कारण यही है कि पहले हमारे पुरखे जाते थे तो पब्लिक इतनी इकट्ठी होती थी। एक नौटंकी शहजादी नाम का एक था, नौटंकी मतलब स्वांग था एक, उसको जब करते थे तो बहुत मशहूर हो गई थी वो। शहजादी का नाम था नौटंकी एक का, बहुत मशहूर हो गई। तो उसके बाद में फिर क्या, कुछ सब फारसी थिएटर वाले सोचने लगे कि क्या बात है भाई, इनके जो स्वामी लोग आते हैं ब्रिज से, और उनका जो है इतना भीड़ होती है, हमारे फारसी थिएटर में इतनी भीड़ नहीं होती। उन्होंने क्या किया, जो है वहां जो है गायकी तो सारी स्वांग की ले ली, बैरतवील, चौवला, लावनी, है ना, सब। और इसमें भी दो शैलियां बन गई, एक कानपुरी शैली बन गई, एक हाथरसी शैली बन गई। वही मैं बता रहा हूँ आपको। कानपुर वालों ने जो है फारसी थिएटर का वहां ज्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, स्वांग की शैली के गायकी और फारसी थिएटर के डायलॉग की जो है, जो स्पीडी डायलॉग होते थे चलते हुए, वो उसमें डाले, तो वो नौटंकी का रूप बन गया वहाँ। और उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हुए, गुलाब भाई वगैरह सब वहीं की थी। और आपको मैं बता दूं, शंकर शंभू, बहुत बड़ा नाम कव्वाली में आपने सुना होगा जी। ये सब पहले नौटंकी में ही जनाने बनते थे बचपन में, क्योंकि इनके पिताजी जो है चुन्नीलाल पचासा, वो बहुत, यानी उस समय पर 5 रुपए पे कोई जाता था तो, लेकिन वो 50 रुपए लेते थे चुन्नीलाल पचासा, उनके बेटे हैं ये। तो इतना वो था। लेकिन अब समय के जाते फिर वो लड़कियां आ गई उसमें, औरतें। अब फिर पब्लिक भी, देखो सबका वो घालमेल हुआ है। पब्लिक भी कुछ ऐसी हो गई कि बस नोट लेकर के दिखा रहे हैं, बोतल हाथ में लगी हुई है कि वो गाना सुनाओ। कंपनी मालिकों को चाहिए था पैसा, तो वो कहते कि कलाकार को मजबूर करते कि जो ये कह रहे हैं वही गाओ। मेरा यहाँ पर एक थोड़ा सा मतभेद ये है कि यदि महिला पात्रों की पहले से नौटंकी में या रासलीला में शिरकत नहीं थी, हमेशा पुरुष पात्र ही जो थे, पुरुष अभिनेता ही महिला पात्रों को निभाते थे, तो महिला पात्रों की अगर एंट्री हुई तो क्या वो उसकी बेहतरी के लिए हुई? या रासलीला में तो मैं आज भी देखती हूँ कि महिला पात्रों की मतलब ना के बराबर उपस्थिति होती है। रासलीला में तो आज भी पुरुष पात्र ही महिला पात्र सखी भाव में रहते हैं, पुरुष पात्र। तो क्या ये उसकी बेहतरी के लिए महिला पात्रों को उसमें एंटर कराया गया था नौटंकी में, कि या वही मैं बता रहा हूँ वही मैं बता रहा हूँ आपको, बेहतरी के लिए किया था। इतना मशहूर हुई जो है नौटंकी, उनकी वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। लेकिन हम जो है दर्शक लोग जो है और मालिक लोग, इनकी वजह से गड़बड़ हुआ है। कलाकारों की वजह से कुछ नहीं हुआ, एक से एक कलाकार हुए हैं। गुलाब भाई हैं, कृष्णा भाई हैं, पहले पुरानी, ये तो नई कृष्णा भाई हैं। कमलेश लता आर्य जी, कमलेश लता आर्य जी रही हैं कृष्णा। हाँ, ये बात की मैं पहली बात बता रहा हूँ। और जो अन्नो श्यामा जो थी, वो मनोहर गुरु, गिरिराज प्रसाद, ये सब जो है, और छोटा सा मैं भी इनके साथ रहा हूँ, चुन्नीलाल, पूरनलाल, हम सब जो है वहां रहते थे। ब्रजकला केंद्र में भी इतना आनंद आता था कि हम सब संग में थे, कृष्णा, मैं, पूरनलाल, चुन्नीलाल, तो बहुत उसमें देखते थे सब लोग। लेकिन उसमें क्या हुआ, पब्लिक की वजह से थोड़ा सा ऐसा हुआ। क्यों? कि फिल्मों का असर आने लग गया। फिल्मों को देखते थे कि वो जो है फिल्मों की जो गाने हैं वो नौटंकी में सुनना चाहते थे वो लोग। और इस तरह के लोग हो गए ऑडियंस में, सभी तरह के होते हैं, अच्छे भी आते थे, खराब भी आते थे।
तो ऑडियंस ने खराब किया और मालिकों ने, उनके लालच ने उसको खराब किया है, इस नौटंकी को दोनों ने। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, हालांकि मैं इस बात से बहुत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर वंदना तेलंग जी से, जो आज एकमात्र महिला कलाकार हैं हवेली संगीत की, समाज गायन की। सबसे पहले तो दीदी आपका हार्दिक अभिनंदन है, और आपसे जानना चाहेंगे कि लोग समझ ही नहीं पाते समाज गायन क्या है, हवेली संगीत क्या है, और उसको कैसे, कुछ लोग तो क्लासिकल से ही जोड़ने लग जाते हैं, कुछ लोग भजन से जोड़ने लग जाते हैं। तो इसमें क्या अंतर है? हमारे जो व्यूअर्स बिल्कुल ही अनजान हैं, उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि ये समाज गायन और हवेली संगीत क्या है, और किस तरह से इसके उत्थान में गिरावट आती जा रही है। हम तो सोचते थे कि ये एक समृद्ध कला है, आगे बढ़ेगी, पर ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करके, श्रुति मैं तुम्हारी आभारी हूँ कि तुमने मुझको, हम लोगों को माध्यम से सबों की शक्लें दिख रही हैं मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब रूबरू हो रहे हैं। और यतीन भाई, कल्पना बहन और राजन भैया, आप फतेह कृष्ण जी को तो मैंने सालों में ही देखा है, तो मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से सबको जय श्री कृष्णा कहती हूँ। आपने जैसा अभी मुझसे पूछा कि ये समाज गायन और ये हवेली संगीत क्या है, देखिए श्रुति, हवेली संगीत जो है वो संगीत है ये जो ठाकुर जी के समक्ष, यानी हमारे जो ठाकुर जी हैं उनके समक्ष जो हम गाना गाते हैं, जो पद गाते हैं, जिन पदों का गायन होता है, वो है उस हवेली के नीचे, यानी ऊपर आचार्य वर्ग लोग विराजते हैं और नीचे उनके ठाकुर जी विराजमान होते हैं। उनके समक्ष जो गाए जाने वाला गीत, यानी जो हमारे पद गायन है, वो हवेली संगीत कहलाता है। ये हवेली संगीत तो शुरू से ही नाम वैसे चला आ रहा है, लेकिन ये गुजरात में ज्यादा हवेली संगीत कहते हैं इसको, लेकिन पहले पद गायन है। हमारे यहाँ ब्रज में पहले इसको पद गायन ही बोलते थे, और पद गायन से ही मैं हवेली संगीत में मैं इसको कहती हूँ कि पहले पद गायन ही पहले था, और उसी में अप्रूव्ड हुई। और मैं आकाशवाणी की बड़ी ऋणी हूँ कि मैं पद गायन से हवेली संगीत में आई हूँ, और हवेली संगीत की मैं एक मात्र कलाकार रह गई हूँ। तो समाज गायन जो समाज ये बैठ करके 8 लोग या 10 लोग या 4 लोग, सब लोग एक जो बीच का होता है वो पहले गाता है, और उसके बाद में सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। वो समाज गायन जो सब मिल करके गाते हैं, वो समाज गायन कहलाता है। हवेली संगीत सभी संप्रदायों में अलग अलग तरह से गाते हैं इसे। जब मैं पीएचडी कर रही थी उस समय तो मुझे जाने का सभी संप्रदायों के मंदिरों में, क्योंकि ब्रज की होली पे था, तो मुझे सभी संप्रदायों के मंदिर में जाने को मिला। तो मैं वहाँ गई तो वहाँ देखा कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं गाया जाता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। राधा वल्लभ संप्रदाय में दूसरी तरह की बाड़ियाँ गाई जाती हैं, हरिदास संप्रदाय में अलग गाई जाती हैं, राधा रमण मंदिर में दूसरे तरह से गाया जाता है। तो हमने कहा कि, और फिर हमारे पुष्टि मार्ग, मेरे यहाँ जो मुझे जो अपनी विरासत में मिली, मेरे घर में भी पुष्टि मार्ग का ही मंदिर है, और मैं भी पुष्टि मार्गी हूँ, वल्लभ कुल संप्रदाय से मैं संबंध रखती हूँ। तो इसलिए हमारे यहाँ मैं शुरू से ही अपनी दादी को सुनती थी। मेरी जो दादी थी वो जयपुर की थी, लेकिन हमारे दादी जी बहुत बढ़िया गाते थे, और अपने आप ढोलक को वो तालें, वो उनको ये नहीं मालूम कि मैंने कौन सी ताल बजाई, और वो ढोलक पे हवेली संगीत गाती थी उस समय। तो उस समय मैंने ये शुरू से उनका। फिर दूसरी बात ये कि हवेली संगीत को जब मैंने बहुत सुना कि लोकगीत तो मैंने गा लिया 12-13 साल, उसके बाद में सबों ने कहा कि आप शास्त्रीय संगीत में थोड़ा बहुत तो आप दखल रखती हैं, तो आप उसमें क्यों नहीं आप गाती हैं? तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको गाऊं। तो फिर मैंने फॉर्म भरा, मैं आकाशवाणी से, तो मैं हवेली संगीत में जब हुई तो मैंने हवेली संगीत शुरू किया, तो अपने पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संगीत को ही मैंने गाया। हमारे पुष्टि मार्ग संगीत में, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में प्रातः काल से लेकर के और शयन तक, यानी मंगला से लेकर के और शयन तक, जो 8 हमारे यहाँ अष्टछाप के कवि नियुक्त हुए, उनको अष्टछापी, उन्होंने जो पद रचनाएं लिखी वो
क्या कहते हैं हमारे गाई जाती हैं। वैसे और भी बाड़ियाँ गाई जाती हैं, लेकिन ये अष्टछाप के कवियों की ही पद गाए जाते हैं। तो प्रातःकाल मंगला से फिर उसके आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपके पास विद्यार्थी आते हैं वो या तो आपसे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने आते हैं या फिर आपसे वो थ्योरी पढ़ने आते हैं, किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे आपसे समाज गायन सीखना है या मुझे आपसे हवेली संगीत के बारे में जानना है? नहीं जानना चाहती। जब मैंने उनको सुनाया, पहले मैं सुनाती नहीं थी, हवेली संगीत कॉलेज में नहीं सुनाती थी कभी भी, अपना ख्याल रचना सुनाई, अपना उतना ही पीरियड का काम किया और अपना ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब लोगों में मैंने कुछ लोगों में जिसमें आध्यात्म की, ये क्या है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है हमारे जो ये जो जितना भी हवेली संगीत है, चाहे वो पद गायन कह लीजिए चाहे समाज गायन कह लीजिए, हमारा यानी जब जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसा वैसा आध्यात्म से जुड़ता चला जाता है। वो ये चाहता कि हम इसके विषय में, तो वो गाता है वो। तो कुछ लोग हमसे जुड़े, हमसे कहने लगे कि आप हवेली संगीत गाती हैं, हमने आपका सुबह का भी भजन सुना था, आपका पद गायन भी सुना था, मैं आई थी तो आप मंगला के पद गा रही थी उस समय। तो मैंने कहा हाँ गाती, तो आपने कब सुन लिया? तो बोले नहीं, आप उस समय सेवा में थे। तो मैंने कहा हाँ मैं सेवा में थी। तो बोले कि हमें भी आप सिखाइए। तो हमने कहा बिल्कुल आइए आप। तो जो इसमें पुष्टि संप्रदाय से संबंधित जो लोग आते हैं और जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भी सेवा होती है, हमें आप सिखाइए, तो हम उन्हीं को सिखा देते हैं। कुछ बच्चियां भी हैं जो आगे बढ़ रही हैं और आज हमारी जो संस्था चल रही है उसमें मैं अपनी खुशी से ख्याल तो सिखाती हूँ, लेकिन ख्याल है, भजन है, लेकिन उन पदों को मैं उनको हवेली संगीत के रूप में उन लोगों को मैं सिखाती हूँ और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे साथ में आकाशवाणी में बहुत सालों तक अपनी सेवाएं दे चुके यतीन्द्र चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा योगदान है लोकगीतों को, लोक कलाओं को, लोक विधाओं को प्रमोट करने में। चाहे आकाशवाणी में एक अलग सा सेगमेंट होता था, मैं देखती थी रास लीलाओं के लिए, एक अलग सेगमेंट होता था क्लासिकल म्यूजिक के लिए, एक लोकगीतों का अलग चंक होता था। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं कोई कमी रह गई और ये विधाएं खुलकर आज भी लोगों के सामने नहीं आ पाएंगी? नमस्कार श्रुति, और मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं कृष्णायन का, श्रुति का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतने सारे गुणी जन लोगों को आपने यहाँ जोड़ा है अपने। तो ये भी अपने आप में एक प्रयास है, एक उद्यम है इस बात के लिए कि ये कलाएं जो है विलुप्त न हो, कहीं ना कहीं आपके मन में फिक्र है। और इतने सारे गुणी जनों के लिए मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक छंद है वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जैसे ब्रज भाव जो है व्यक्त हुआ है। तो ये है कि मानी सो मानी सदा से कुछ है, चाकर चतुर के हैं सेवक गुणी जन के, सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। तो पहली लाइन में थोड़ी विस्मृति हो गई थी, कोई बात नहीं। लेकिन ये जरूर है कि इतने सारे गुणी जनों को, संस्कृति को, ब्रज संस्कृति को विशेष रूप से आकाशवाणी मथुरा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जहाँ तक कवि की सवाल है, कभी ऐसी कोई नहीं रही, क्योंकि चाहे रासलीला के चंक हो, चाहे नौटंकी हो, मैं उन लोगों को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने नौटंकी स्वांग भगत पंडित पीएन शर्मा जी को मैं याद करना चाहता हूँ, जिनका बहुत बड़ा योगदान है रासलीला में। हाँ, त्रिभुवननाथ शर्मा जी का रासलीला में जो है वो हमारे पंडित हरि बाबू कौशिक जी जो दिवंगत हो गए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत हाँ, मुझे याद है जब मैं वहाँ हेड था तो हेमा मालिनी जी आई थी, सांसद वहाँ की, और उन्होंने कहा था कि मैं रासलीला सुनना चाहूंगी। तो न तो रासलीला या सुविधा में कोई कमी है। अब सवाल ये है कि आकाशवाणी के अपने प्रयास अपनी जगह रहे ही हैं। अब थोड़ा सा क्योंकि कोरोना काल है तो खुद आकाशवाणी जो है संक्रमण के दौर से गुजर रही है, वहाँ इतना स्टाफ भी नहीं है, या म्यूजिक के प्रति वो जो डिवोटेड लोग थे वो अब नहीं है वहाँ पे। खाली कुछ लोग हैं जो अब, एक तो कार्यक्रम अधिकारी जो है गिनती हो गया है, पहले एक स्पेशलाइजेशन हुआ करता था जो ब्रज संस्कृति और ब्रज के लिए समर्पित होते थे लोग, या अगर वो नहीं भी हैं तो वो वहाँ स्टाफ से सहयोग लेकर जो है प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि
जब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने 5 T's का जिक्र किया था। उन 5 T's में 2 T's का मैं जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ, वो है एक ट्रेडिशन और एक टेक्निक। तो अब जो आकाशवाणी ग्वालियर में मैंने ये देखा कि एक युवाणी कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम करता था, युवा प्रतिभा से भेंट, तो मैंने देखा, और अभी जितने गुणीजन जो है वो सारे लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे उनकी प्रशंसा करनी होगी कि कहीं ना कहीं उन्हें ही ये दायित्व निभाना है कि अगली जनरेशन में वो उसको ट्रांजिट करें, इन सारी कलाओं को। ये सही है कि ये जो कलाएं हैं अब बहुत ज्यादा रोटी रोजी का जरिया नहीं बन सकती, ये फैक्ट है, इसको हमें, ये बिटर फैक्ट है, यहाँ पे स्वीकारना होगा। लेकिन हम अपने बच्चों को टेक्निक से भी जोड़ें ताकि उनकी रोजी रोटी हो, और ट्रेडिशन भी उन्हें सिखाएं। जब मैं यहाँ शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के बच्चों को आमंत्रित करता था, चाहे वो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हों, चाहे लाइट म्यूजिक से जुड़े हुए हों, यहाँ तक कि कव्वाल लोग भी, यहाँ के सलीम झंकार करके एक कव्वाल हुए थे, उनके बच्चों को भी मैंने बुक किया था, तो वो सारे अपने जो कलाओं को ट्रांसलेट करते हैं। और ये जो हमारे चाहे आदरणीय वंदना जी हैं, चाहे कल्पना जी हैं, और ये सुखदेव जी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आचार्य फतेह कृष्ण जी हैं, और नौटंकी की जहाँ तक बात चल रही थी, तो निश्चित रूप से मैंने एक प्रोडक्शन किया था राम नारायण अग्रवाल जी की नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर के लिए। उस पर यह बताया गया था कि नौटंकी का जो नाम ही पड़ा है वो कानपुर में पड़ा है, बाकी यहाँ तो हमारे यहाँ सॉन्ग हो जाते हैं। तो खैर ये तो सब विद्वानों ने बता ही दिया, लेकिन ये सारे लोग वो काम कर रहे हैं कि वो इन कलाओं को नीचे के जो अपनी अगली पीढ़ी है उस तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा काम है। अब जहां तक सवाल है कि आज जो, हाँ अब एक बार पूरा कर लेता हूँ। तो अब जहां तक सवाल है कि जो हमारा ये नया सोशल मीडिया आया है वो सब, इसमें भी हम लोग इससे जुड़े हैं, उनके अपने साथियों को जोड़ें। और कहीं न कहीं जब मैं आशान्वित हूँ कि अभी तो निश्चित रूप से समय खराब है, मेरी कोरोना काल में बहुत सारे आर्टिस्ट से बात होती थी, परेशानी में रहे हैं, लेकिन इतना निराशा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अब आगे समय अच्छा आएगा तो हम सभी प्रयास करेंगे। और चाहे आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, या दीगर चैनल्स हैं, या हमारे जो मंच हैं, जन लोक मंच है, उन पर भी ये प्रस्तुतियां हो। जैसे अभी हमारे सुखदेव जी आए थे तानसेन समारोह में गाने में, उनसे मुलाकात भी की थी। तो ये सारी चीजें एक बार पुनर्जागृत होंगी और फिर होगा। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अभी तानसेन समारोह, हरदास संगीत समारोह में भी उन्होंने गाया था अभी। जी जी, मैं जानना चाहूँ, ये तो एक हमने ये कलाएं क्या हैं, ये लोक कलाएं क्या हैं, इसके बारे में जाना। मैं डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी से जानना चाहूंगी, क्योंकि ये एक इन लोक कलाओं के एक लिखते रहते हैं, इनके बारे में पत्रिकाओं का संपादन भी करते हैं और बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे राजेंद्र जी ये है कि क्या आपको लगता है कि अर्थ के अभाव में कहीं ये कलाएं गौण हो रही हैं, या कि हम स्वतः ही इन कलाओं को भूलना चाह रहे हैं? क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो मैं सबको गुरुजन को नमस्कार कर देता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने आज इतना अच्छा ये संयोग बनाया। आपने जो बात कही है श्रुति, धन की जो बात कही है, वो आपने मेरे मुंह की बात छीनी। देखिए, अगर हम अपना पुराना इतिहास देखें तो बहुत पुराना अगर न देखें, खाली भक्ति काल से लेकर के तब तक का देखें जब तक कि आजादी नहीं मिली थी देश को, उस समय तक कलाकारों को राज्याश्रय मिलता था। तमाम कलाएं हमारी, उनको प्रश्रय मिलता था राज दरबारों से, और इसी कारण वो पनती फनी फूली। रास को भी बहुत प्रश्रय मिला इन सब जगहों से, लेकिन जब इनके पृथ्वी पर से समाप्त कर दिए गए और दानदाता लोग हमको मिले नहीं, भामाशाह ऐसे जो इन संविधाओं को जीवित रखे, सब लोगों में एक अर्थ की लोलुपता जब आ गई और सबका ध्यान केवल और केवल अपनी फैमिली तक, यानी अपने बाल बच्चों तक, पति पत्नी, बस इतने तक ही सीमित रहने लगा, परिवार टूटने लगे, तब आवश्यकता हर परिवार को यह हुई कि मैं उस कला की ओर जाऊं जो कला मुझको अर्थ दे। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। जी जी, बिल्कुल। दूसरी बात क्या है
हाँ, अब आपकी आवाज आई, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। जी जी जी। तो एक कारण ये। अच्छा, अब रास का भी क्या है? देखिए, रास के ऊपर जैसे सबसे पहले चर्चा हुई, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रास के बारे में सब कोई जानते हैं कि रास एक ऐसी विधा है जिसमें सारी संगीत की कलाओं का, नाट्य की कलाओं का संगम है। रास है ही, रसानाम समूह रास, रसो वैस है, इस रस से ही रास बना है। और काव्य में भी रस ही होता है, रसात्मकम वाक्यम काव्य। तो रस की जो सृष्टि थी हमारी, उसमें क्या था कि पहले शास्त्रीय संगीत, आप देखिए गायन कितना उच्च कोटि का था हमारे रास जी। आप मानते हैं शास्त्रीयता थी पूरे तौर से? मैं तो अभी भी मानती हूँ कि रास में गायन अभी भी एक लेवल का ही है। हाँ, रास एक में लेवल का में कमी नहीं आई है, ये मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, एक बीच में एक चर्चा आई थी महिला पात्रों के ऊपर। देखिए, हमने रास में सबसे पहले एक प्रयोग किया जब मैं ब्रज कला केंद्र का सेक्रेटरी था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं 15 वर्ष रहा उसका सेक्रेटरी। तो ऐसे बहुत प्रयोग मैंने किए। तो जब हम लोगों ने जन्म स्थान पर रासलीला का प्रारंभ किया, शरद उत्सव के टाइम पर 2 दिन की लीला शुरू की, तब सबसे पहले मन में एक विचार आया कि हम 2 महीने की, 1 महीने की कोई कार्यशाला आयोजित करें। हमने उसके लिए गवर्नमेंट से अनुदान मांगा, अनुदान हमको मिला और मैंने वो कार्यशालाएं आयोजित करवाई। उसके उपरांत क्या हुआ, मन में एक दिन ये आया कि हम क्यों ना इस कार्यशाला में जो बच्चों ने सीखा है, हम उसकी प्रस्तुतियां जन्म स्थान पर कराएं। तो एक दिन राम बाबू खाड़ वाले जी जो थे मेरे साथ में, हम दोनों घूम रहे थे वहां, तो कहने लगे, डॉक्टर साहब ये कृष्ण चबूतरा कैसा रहेगा, यहाँ ओपन में होना चाहिए और शरद पूर्णिमा पर रास होना चाहिए। उस समय सबने पीछे हाथ खींच लिया, किसी ने हमको सहयोग नहीं किया। इवन जन्म स्थान के संस्थान ने भी मना कर दिया कि आप जगह ले लीजिए, बाकी कुछ। तब स्वामी गुरुस्वर्णानंद जी महाराज ने हमसे कहा कि हम इतना कर सकते हैं कि आपके जितने भी पात्र हैं और जो लोग ऐसे हैं जो खाली परोक्ष रूप से आपका सहयोग कर रहे हैं, सबको एक एक चांदी का सिक्का मैं अपनी ओर से दूंगा और हर वर्ष दूंगा। बाद में हमको ये सब हुआ, लेकिन हमने जब ये प्रयोग किया तो बहुत हमारा विरोध किया लोगों ने। हमने सच्ची आत्मा से ये प्रयोग किया था और हमको कहीं भी इसमें नहीं लगा कि महिला पात्रों को लेने के बाद कहीं भी रास के अंदर कोई पाई भर भी गंदगी आई। लोग हमारे रास को, हमारे उस महारास को, जो भी हम लीला करते थे, उसको बड़े चाव के साथ देखते थे और इतने भाव विभोर हो जाते थे। उसका कहीं ये कारण तो नहीं था कि आपने एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक मंच के ऊपर उनकी प्रस्तुति की? ये भी उसका बिल्कुल बिल्कुल। आपने जनमानस के बीच में उसकी प्रस्तुति नहीं की। तो जहां बात हो रही थी ऑडियंस की, रामदयाल शर्मा जी जो बात कर रहे थे, तो देखिए मंच का भी अपना एक प्रभाव होता है कि आप कहाँ मंचन कर रहे हैं। मुझे लगता है दीदी और स्वामी जी मेरी इस बात से और सुखदेव चतुर्वेदी जी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि मंच का भी एक अपनी गरिमा है, अपना एक प्रभाव है। स्थान का तो इतना प्रभाव होता है कि जब लक्ष्मण जी का मन बदल गया गलत स्थान पर पहुंचते ही, और उनके मन में आया कि कहीं मैं क्यों फालतू की इनकी सेवा कर रहा हूँ जी, तो स्थान का तो प्रभाव होता ही है जी जी। तो जो जैसी विधाएं हैं, जो जैसी पवित्र विधाएं हैं, उनके लिए हमको अगर मंच का भी चयन हम कोई उपयुक्त करें जी, तो निश्चित रूप से इनको बचा सकते हैं। अभी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और अगर इन एनी केस अगर हम फिर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो सेम लिंक पर हम दोबारा जुड़ेंगे। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं इग्नो के इस समय एडी हैं दिनेश दिवाकर जी। तो मैं अगर दिनेश दिवाकर जी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो वो कृपया अपना वीडियो और अपने आप को अनम्यूट करें और हम उनसे बात करना चाहेंगे। इग्नो भी एक तरीके के प्रोग्राम्स बनाता है, ज्ञान गंगा में प्रोग्राम्स बनाता है, जो शैक्षणिक प्रोग्राम होते हैं या जो संगीत से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं। मुझे लगता है कि दिनेश दिवाकर जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं और वो अपना वीडियो ऑन करें और ऑडियो ऑन करें तो शायद हम जुड़ पाएंगे। वो नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में यहाँ पर एक वो स्थान ग्रहण किए हुए है जिसमें कि उसने इस कला को एक स्थान पर एक अग्रणी बनाने में अपना योगदान दिया है।
आज क्या कारण है कि अर्थ के अभाव से वो नाम तो है पर वो काम में इतनी चमक नहीं रह गई। मैं एक एक करके बहुत शीघ्रता से बात करना चाहूंगी। सबसे पहले बात करूंगी माधुरी दीदी से, और अगर इन एनी केस डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम उसी लिंक पर दोबारा जुड़ेंगे। जैसा मुझे लग रहा है कि 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो माधुरी दीदी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। क्या ये सत्य है कि अर्थ के अभाव में हमारी कला डूबती जा रही है? माधुरी दीदी, आपसे जानना चाहूंगी। जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी श्रुति जी। क्या अर्थ के अभाव में हमारी कला डूब रही है? हाँ, किसी हद तक ये बात सही है, क्योंकि देखिए पैसा जो है वो ऐसी चीज है कि उसके बिना कुछ भी नहीं होता जी। तो अगर अपनी कला को संजोते संजोते कलाकार कला का तो धनी हो गया, लेकिन उस कला से उसका धन अर्जित नहीं हो पाया, तो उसके जो काम है, गृहस्थ जीवन है या सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, कहीं ना कहीं बाधित तो होता है और उसका मन मुरझाता है और मन में ये आता है कि मैं दूसरी दिशा में क्यों न जाऊं, क्योंकि उसके अभाव में वो कुछ भी नहीं कर पाता, कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये कला का संवर्धन, संरक्षण और आगे बढ़ाने का काम, इसमें जो सरकार है उसका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। चाहे वो, और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने जीवन भर देखिए मंच का काम किया है ना। मैं कोई शिक्षिका नहीं थी जो कि मैं स्कूल खोल के बच्चों को पढ़ाती, और वो तो एक सीमित क्षेत्र तक मेरी कला रह जाती। मंचीय जो प्रस्तुतियां होती हैं वो एक प्रश्न को आप समाप्त करें तो आप कुछ गुनगुना के भी बताएंगी हमें। हाँ गुनगुनाऊंगी। तो मैं जो बात बता रही थी उस बात को पूरा कर लूं कि किसी भी कला के विस्तार के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी हर विधा की मंच प्रस्तुति सार्वजनिक समारोह में बहुत आवश्यक है, जिससे कि उसके अंदर एक उत्साह बना रहता है कलाकार के। अगर मान लीजिए हम अपनी किसी संस्था खोल के या स्कूल में भी हम सिखाते हैं बच्चों को, तो बच्चे ये प्रतीक्षा करते हैं हमारी ये प्रस्तुति मंच पे कब होगी, लोग हमें कब देखेंगे और सुनेंगे, और फिर उनके उत्साह उमंग बनी रहती है, धन भी मिलता है, और कितने लोग देखते हैं उसमें से कुछ लोगों को जिनको उनकी प्रस्तुति पसंद आती है तो उनको बाद में आगे बुलाया जाता है, कार्यक्रम भी उनके आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं। तो इस तरह से मंची प्रस्तुतियां मैंने देश भर में कोई कोना नहीं छोड़ा, विदेश में भी मंची प्रस्तुतियां मैंने जीवन भर की। तो अब आपने पूछा कुछ गुनगुनाऊं। हाँ, गुनगुनाए बिना तो काम चलेगा नहीं, बात पूरी नहीं होती। और मैं आप अगर हमारे बीच में हैं और आप अपनी मधुर वाणी से हम सबको आनंदित ना करें, ऐसा नहीं होगा। आपको गुनगुनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसा कि आपने बताया मेरे परिचय में कि मैं पंडित घासीराम जी घराना से, रसिया घराना से, और वही परिपाटी चली आ रही है। तो मैं उनका रचित एक रसिया से पहले 2 दोहा, एक स्थायी अंतरा सुनाऊंगी आपको, जो कि वो मुझे बहुत प्रिय है, और मैं इसको अपने प्रोग्राम में ही मंच पे भी सबसे पहले गाती हूँ। पर आपको मालूम होगा क्या गाने वाली हूँ मैं, बांके में हरी की बांके। ये मैं जरूर गाती हूँ जी। तो पहले एक दोहा जी, कि मोर मुकुट कटकाचनी और कर मुरली उर्माल, तो यह बानिक मेरे मन बस्यो, बांके बिहारी लाल। अरे मोहिनी मूरत अरे वह श्याम की, और मेरे ही में गई समा, कि ज्यों मेहंदी के, कैसे समाई है हृदय में मूरत,
श्याम सुंदर की। भैया ज्यों मेहंदी के पात में और लाली लखी न जाए, अरे बाके बिहारी के बाकी मरो, मेरे बाके बिहारी की बाकी मरोर चितलीनो है चोर, बाके बिहारी की बाकी मरोर चितलीनो है चोर, हाँ बाके बिहारी की बाकी मरोर चितलीनो है चोर, और लीनो है चोर चितलीनो है चोर, लीनो है चोर चितलीनो है चोर, भैया बाके हाँ बाके, हाँ हाँ बाके बिहारी के बाके मरोर चितलीनो है चोर बाके, और बाको मुकट बाके कुंडल विशाल, के बाको मुकट बाके कुंडल विशाल, और गलहार बाको और मोतियन की माल, गलहार के बाको और मोतियन की माल, और बाको ही पटका को लटको है चोर चितलीनो है चोर, बाको ही पटका को लटको है चोर चितलीनो है चोर, बाके बिहारी की बाकी मरोर चितलीनो है चोर। अंत में मैं घासीराम जी को नाम अवश्य लूंगी, वह अंतिम भैया को अंतरा है, आपको जरूर सुनाऊंगी। अंत में रसिया के अंत में कहा कह रहे कि बाकी है झांकी और बाकी अदा, और बाकी है झांकी और बाकी अदा, अरे भक्तन के कारज संभारे सदा, भैया भक्तन के कारज संभारे सदा, और ऐसे ही भैया ऐसे ही धासी की सुनियो निहोर चितलीनो है चोर, ऐसे ही धासी की सुनियो निहोर चितलीनो है चोर, बाके बिहारी की बाकी मरोर चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर। क्या बात है। मैं रासाचार्य जी पे जाऊं, उससे पहले ये कहना चाहूंगी कि ईश्वर करे आप सभी विद्वजन शतायु हो, शतायु से भी आगे आपकी आयु हो, और इस कला के प्रचार को आप बढ़ाते रहें। मैं रासाचार्य स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी महाराज से पूछना चाहूंगी कि आपकी एक स्पेशलिटी है कि आप बच्चों को बहुत बारीकी से भाव पक्ष समझाते हैं। आप रास की बारीकियां बाल कलाकारों में बहुत अच्छे से डालते हैं। क्या आपको लगता है आज भी, आज की जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, क्या उनके पेरेंट्स, क्या वो बच्चे खुद आपके पास आते हैं और रास की कला में अपने आप को आजमाना चाहते हैं, कि या एक ये पुश्तैनी कला बनकर रह गई है? देखिए, जय श्री राधे जी। दरअसल हाँ, सभी लोग भाव से, जो इस भाव में भावित हैं, वो लोग वही अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, या जिन बच्चों की अपनी भावना होती है तो वो जुड़ जाते हैं। और वो रास का स्वरूप तो महाराज एक गंभीर विषय है, उसमें तो मैं क्या कहूँ। श्री भागवत में श्री सुखदेव मुनि ने इसका वर्णन किया है। अस्तु, जो भी हम ये विधा करना चाहते हैं, वो बच्चों के हृदय में एक भाव जगत का प्रचार, मतलब प्रसार करने के लिए उनके हृदय में वो भावना भरते हैं कि आप गोपी ही हैं,
आप सखा हैं, आप श्याम सुंदर हैं, आप प्रिया जी हैं, वो भाव उनके हृदय में धारण करा के उसमें आप भाव में भावित होकर के और अपने आप में स्थित होकर के उसका करेंगे तो आपको भी सुख मिलेगा और दर्शन करने वालों को भी सुख मिलेगा, ऐसा हम अपने मन में रखते हैं। तो ये तो अपनी विधा है, जो प्रयास कर रहे हैं कि ये विधा बनी रहे। और महापुरुषों ने जैसे रास के दर्शन करने मात्र से ही हृदय में एक भाव जागृत होता है और भाव राज में विराजमान होकर के आदमी भगवान से जुड़ता है, ऐसा हमारा मानना है, संतों का मानना है। तो इसलिए आगे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं अब पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी से पूछना चाहती हूँ, आप माया नगरी में बैठे हैं। माया नगरी में यूं तो हर विधा, हर कला को पूरी प्रचुर मात्रा में उसको एक कहना चाहिए ना, मंचन का अवसर मिलता है, हर कलाकार को वहां परखा जाता है। आपको लगता है कि आज संगीत जिस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, संगीतमय दुनिया होती चली जा रही है, वहां लोकतान, शास्त्रीय संगीत, ध्रुपद, धमार, इनकी पहचान आज भी माया नगरी में है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। क्या है कि हर क्लास के लोग हैं यहाँ पर। ये मुंबई जो है वो ऐसी मतलब महालक्ष्मी की नगरी है कि यहाँ पर हर क्लास के लोग हैं। जब क्लासिकल की कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो क्लासिकल का क्राउड आएगा, वहाँ लाइट का क्राउड नहीं होगा। जहाँ पर लाइट की कोई कोई कंसल्ट होती है तो वहाँ पर सब लाइट के लोग जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सब तरह का है, यहाँ कोई उस तरह के वो नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा क्योंकि समय के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है और थोड़ा परिवर्तन, जैसे आज पहले हम देखते थे शास्त्रीय संगीत में पूरी रात भीमसेन जोशी जी पूरी रात थे उनका गायन है ना। हाँ। लेकिन आपने तो कई सीरियल में ये हो गया कि जैसे 1 घंटे सुना, 1.5 घंटे सुना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कई सीरियल्स में म्यूजिक दिया है। महाराणा प्रताप, मुझे याद है महाराणा प्रताप में आपने, और आप समय समय पर अपनी एल्बम्स भी निकालते रहते हैं। आपको लगता है कि आप ऐसा प्रयोग करते हैं कि वहां पर भी आप लोकतान की, लोक गीतों की या क्लासिकल की छाप छोड़ पाए? बिल्कुल। क्या होता है कि चाहे हम कहीं भी रहें, जो अपनी माँ है, जो हमारी जननी है, जहाँ ब्रज में हम सबसे पहले तो अपने घर में मैं ब्रजभाषा बोलता हूँ बच्चों से। कोई भी एकदम का कर रोए, का खाए रोए, तो मेरे यहाँ वही चलन है, आपको खाना भी वही सब मिलेगा है। तो हमने वो सब लगने नहीं दिया। मैंने तो यहाँ पर बम्बई हाँ है ना, तो उसी तरह का जो है 25 साल जो है हो गए बम्बई है। अब समय के साथ साथ जो है, क्योंकि जैसे मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, कल्याण जी भाई जो है ना, कितने प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर, तो उनके पास में मैं जब मिलने गया तो एक दिन बैठे बैठे तो मैंने 5-6 साल उनके यहाँ कुछ सीखा। वो शास्त्रीय संगीत से ही जुड़ा हुआ था और वो जो मूर्छना क्रम जैसे अपने यहाँ रहता है, एक राग में दूसरे राग का प्रवेश करना, जैसे राग तोड़ी चल रहा है, अब उसी में रे, अब रे को सा माना रे सा ने सा रे मा प ने सा ने प म रे सा सा, वही दूसरा सा गा को सा माना बागेश्वरी बन गया। दिमाग एकदम चक्कर में आ गया
तो हमने कहा हम आपसे कुछ, अरे बोले आप सीखेंगे, आप ध्रुपद गाती है इतना अच्छा, मैं आपको कैसे सिखाऊंगा। मैंने कहा नहीं। तो बोले अच्छा मेरी सिटिंग में बैठना। तो मैंने वहां से वो चीज, एक दिन बोले आपने कितने राग किए? तो मैंने कहा कि ऐसे मैं क्या बताऊं आपको, 150-200 राग तो होंगे जरूर, 200-250 राग। तो अच्छा तो आप लिख के दे सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। तो मैंने नाम लिख के दिए। मैं कोई भी राग पूछ सकता हूँ? मैंने बिल्कुल पूछिए। फिर बोले कितनी देर राग को गाते हो? मैंने कहा 1 घंटे 1.5 घंटे। बोले हम बोले कि 3 मिनट में यदि राग को गाना है तो 3 मिनट में आप कैसे गाएंगे? तो मैंने कहा ये तो बड़ा कठिन सवाल है, 3 मिनट में तो हमारा शाह भी नहीं लगता, तान पूरा भी जो है वो मिलाने में नहीं होता। नोम तो भी शुरू होता है। वही तो 3 मिनट में। मैंने कहा हमसे नहीं होगा ये तो बिल्कुल। बोले वाह 3 मिनट में ही आपको बिल्कुल एकदम गाना। उन्होंने साधना सरगम मलका याग्निक जी से एक बंदिश गवाई, चारुकेशी में गाया उन्होंने, और 3 मिनट में वो द्रुत में बंदिश थी और उसमें तान दिए और खत्म कर दिया उन्होंने। एक उनका वो था, एक मूंद आए सजन मूंद घर आए सजनवा, डार डार को के कोयलिया मयूर नाचे आंगन मूंद घर। जट उन्होंने अब उसमें दे दा दा निदा दा निदा दा निदा, अब वो तान रख रहे। अब मैंने कहा यार ये हम भी कर सकते हैं। जब हम वहां से निकल ही आए तब हमको एक आइडिया मिला, एक दिशा मिली कि जैसे हम हवेली संगीत के प्रोग्राम करते थे यहाँ बॉम्बे में, क्योंकि हवेली संगीत का यहाँ पर काफी चलन है, जैसे वंदना जी ने बताया, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी काफी। तो हम ध्रुपद का आलाप करते थे, नोम तोम का आधे घंटे। अब वो रीता नाना रे नो, तो उसमें पब्लिक जो है थोड़ी सी बोर होती थी। गुजराती लोग आपस में बोलते तो शास्त्रीय गायक छे, गायक तो मोटो छे, लेकिन वो जो भाव की बात है, वो रस उनको तो वो। तो फिर हमने डायरेक्ट सीधा सा लगाया और एरी हाँ किया और हमने वो शुरू कर दिया, बंदिश शुरू कर दी। तो उसमें लोगों की वो रुचि बढ़ने लगी। बोले हाँ अब तो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस चीज की हमने ये देखी कि जहाँ पर विद्वान लोग हों, उन्हीं लोग वहां 2 घंटे गाओ, 2.5 घंटे गाओ, क्योंकि वो तो अपना बना के रखना पड़ता है। और जहाँ आम ऑडियंस भी है ज्यादा, तो वहां पर शॉर्ट में गाइए और उनको थोड़ा सा उनको भी इन्वॉल्व हों। मैं डॉक्टर कल्पना एस बर्मन जी से बात करना चाहूंगी। तो ये सब एक्सपीरियंस भी है। दूसरा आज जो हमें कमी लगती है वो ये लगती है जी, मैं बीच में डॉक्टर कल्पना एस बर्मन जी से बात करना चाहूंगी। आप शिक्षिका रही हैं और पहले तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप शिक्षिका रही हैं और कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोक कलाओं को, लोक गीतों को, लोक तानों को, लोक हवेली संगीत को, समाज गायन को क्या सिलेबस का पार्ट बनाना चाहिए? रासलीला को, नौटंकी को, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि म्यूजिक के सिलेबस में ये सब चीजें भी पढ़ाई जाएं ताकि ये जन जन तक पहुंच पाए? आप अपने आप को अनम्यूट करिए, पहले आप अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए। हेलो कल्पना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ आई, अब आ रही है? जी, हाँ, जी, आपने बहुत अच्छी बात ये पूछी है
मैं आपको बताऊं कि मैं बिफोर लास्ट ईयर में रिटायर्ड हुई हूँ अवध यूनिवर्सिटी से। तो अवध यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट की मैं कन्वीनर भी रही हूँ। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज की जो हम लोग सिलेबस जो बनाते थे उसमें मैंने बिल्कुल लोक संगीत को भी सब मतलब उसमें शामिल किया है। तो मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे इसी तरह से यदि हम सभी जिनको यदि ये सुअवसर मिला है संगीत सिखाने के लिए, हम लोग जो शिक्षण क्षेत्र में आए हैं, तो हम सभी का यदि ये प्रयास रहेगा तो हमारी जो ये कलाएं हैं, लोक विधाएं जो हैं, ये समाप्त तो नहीं हो सकती। और भावी पीढ़ी जिस तरह से हमने बच्चों को सिखाया है, अब इन लोगों का भी यही कर्तव्य बनता है कि ये भी उसको आगे प्रचार और प्रसारित करते रहें। तो मैं बहुत ही आशान्वित हूं इसके लिए कि ये कला कभी विलुप्त तो नहीं हो सकेगी। जी, मैं वंदना दीदी से पूछना चाहूंगी, डॉक्टर वंदना तेलंग दीदी से। आप पहले तो अपने आप को अनम्यूट कर लें दीदी, आप अनम्यूट कर लें। मैं आपसे आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपसे इसी से संबंधित प्रश्न पूछना चाहूंगी, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण जी आपके पास आऊंगी कि अभी जैसे मैंने कहा कि क्या इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा हमें नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो जैसे आपके पास भी बच्चे आते हैं या जो प्रयाग संगीत समिति से एग्जाम देते हैं, प्राचीन कला केंद्र से देते हैं, गंधर्व से देते हैं, तो ये क्यों नहीं इतना अधिक इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा कि एक जो हम घर पर म्यूजिक सुनकर बड़े खुश होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे वो भजन सम्राट का हो, चाहे वो कुछ भी म्यूजिक हम सुनना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन हम लोक कलाओं को सुनना पसंद नहीं करते। लोक कलाओं को आजकल हम कुछ गाने ऐसे आ गए हैं जो डीजे पे बज जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, और चाहे वो उसका प्रारूप बिगड़ गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, चाहे उसको रिमिक्स बना दिया गया हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि शुद्ध फॉर्म में वो चीजें जन जन तक पहुंचनी चाहिए? बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। देखिए श्रुति, ये जो मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल। ये जो हमारी दबी हुई इसीलिए है क्योंकि यदि ये हवेली संगीत या हमारे पद गायन को भी उस सिलेबस में सिखाने के लिए कंपलसरी रूप से हाई स्कूल से लेकर पहले इंटर तक, और फिर इंटर के बाद में बीए से लेके एमए तक, यदि हम मान लीजिए 4-4 पद भी या 4-4 चीजें कोई चीज सिखाएं, तो बच्चों के संस्कार जैसे छोटेपन से पढ़ते हैं घर से, इसी प्रकार से हमारे हाई स्कूल से लेकर के जब बड़ेपन में जाएंगे और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उनको पद मालूम होगा कि हवेली संगीत क्या है, समाज ज्ञान क्या है, या तान क्या है, या ध्रुपद क्या है, ध्रुपद धमार तो है हमारे यहाँ कोर्स में, ध्रुपद धमार गाई जाती हैं, सिलेबस में भी है, लेकिन उनको इस ढंग से सिखाया जाए उन पदों को कि देखिए इनको यदि गाओगे तो ये सरल भी हो जाएगा और इस तरह से आप गाइए, और मैं चाहती हूँ कि होना भी चाहिए। जी, मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी से, और यही प्रश्न मेरा यतीन चतुर्वेदी जी से भी होगा। तो पहले राजेंद्र जी जवाब देंगे और उसके बाद यतीन चतुर्वेदी जी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल हम कुछ भी चीज डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, दुनिया भर के पोर्टल्स हैं सोशल मीडिया के जो आ गए हैं। अभी हाल ही में मैं देख रही थी कि एक रील में जैसे 15 सेकंड का या 30 सेकंड का कोई वीडियो आता है, तो उसमें बड़े ही अजीब तरीके से लोकगीतों को, ब्रजभाषा को, लोक संगीत को प्रस्तुत कर दिया जाता है। और एक अभी दोबारा बोलिए, मैं नहीं पाया आपको, आपकी आवाज नहीं आई थी मेरे पास, दोबारा बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आजकल सोशल का जमाना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, या पोर्टल्स हैं जहां पर लोग अपने वीडियोस बना के डालते हैं। वो लोकगीत की किसी भी फॉर्म को उठा लें, पर वो उसको इतना तोड़ मरोड़ के और जन रुचि के हिसाब से बना के डाल देते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या इसी पोर्टल को हम सकारात्मक रूप में यूज नहीं कर सकते, और क्या हम इसी पोर्टल के माध्यम से हम अपनी लोक कलाओं को नहीं बढ़ा सकते? इसके बारे में प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? यदि आप सुन पा रहे हैं मुझे लगता है। हेलो जी 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 जी, हेलो। जब तक आपका कनेक्शन जुड़ता है, मैं यतीन चतुर्वेदी जी से इस बात का जवाब चाहूंगी। यतीन चतुर्वेदी जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो
हेलो, यतीन चतुर्वेदी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। जी, अब प्रश्न पूछिए आप मुझसे। जी, मैं फिर से पूछूं, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया आजकल हर लोक विधा को प्रमोट कर रही है, आज हेलो, आपको अब आ रही है मेरी आवाज? यतीन जी, आप आ रही है? आ रही है जी। तो मेरा प्रश्न यही है कि जैसे सोशल मीडिया आजकल एक माध्यम है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकगीतों को तोड़ मड़ोड़ के छोटे छोटे वीडियोस बना के रील्स में डाल दिया जाता है। लोग म्यूट कर लेंगे तो शायद आवाज आएगी। हाँ, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी इसी माध्यम को यूज करके लोक कलाओं को एक अच्छे स्तर तक पहुंचा सके? यतीन भाई, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप इस बात का जवाब दें। अच्छा, मेरी आवाज मिल रही है श्रुति? जी, बिल्कुल मिल रही है जी, मिल रही है। मिल रही है जी, बिल्कुल मिल रही है मुझे। हाँ, तो एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो एक तो अर्थ की जब बात हुई ना, तो मुझे आज इस पूरी परिचर्चा में राधा बिहारी गोस्वामी जी की याद जरूर आई। वो अक्सर एक बात कहते हैं कि जा दुनिया में दो बड़े। जी, हाँ, अब क्योंकि नया जमाना आ गया है, सोशल मीडिया की आपने बात करी, आकाशवाणी के सामने दो चुनौतियां रही हैं हमेशा। वो चुनौतियां ये है कि एक तो हम कला के मौलिक स्वरूप का संरक्षण और संवर्धन करें। आपने भी ऑडिशन दिए तो हम पूरी कोशिश यही करते हैं, माधुरी जी हो चाहे कोई, तो सभी लोग जो आते हैं तो उनसे कोशिश करते हैं कि वो मूल रूप में अपने बने रहें, कहीं कोई। और दूसरी चुनौती ये कि उसमें लोक रंजकता का भी प्रभाव बना रहे, यानी लोग और लोक रंजकता है इन सारी विधाओं में, सारी कलाओं में, नहीं तो इतना लोग उसे पसंद नहीं करते। मुझे तो याद है कि सुबह से लेकर शाम तक रेडियो बजता रहता था, और चाहे मैं रंगेश्वर के मंदिर से गुजर रहा हूँ तो नौटंकी चल रही है, कहीं रासलीला का प्रसारण हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, आपने जैसा कि सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो आप तो खुद ही आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, और अब मैं तो रिटायर हो गया, लेकिन आप ज्यादा वाकिफ है उन चीजों से। एक तो हम लोग सारी चीजें तमाम तरह के जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है या फेसबुक है, उस पर भी जाल डाल रहे हैं। नंबर एक बात, ये पता होगा आपको, जितनी भी हमारी अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग्स हैं उनको। दूसरी बात ये कि अब हम जो है ना, वो जो एक वो है न्यूज ऑन AIR जो है, वो जो हमारा वो है, उस प्लेटफॉर्म पे भी हम आ गए हैं। तो आप जो है ना पूरे वर्ल्ड में आप सुन सकते हैं। हमारी जो लाइब्रेरी है आकाशवाणी मथुरा की, जितने भी नाम इन्होंने बताए, चाहे आज रामस्वरूप जी हैं, चाहे फतेह कृष्ण जी हैं, सबकी रासलीला वगैरह हमारे संरक्षित हैं। गिरिराज मनोहर जी की आवाज भी हमारे यहाँ सुरक्षित है, तमाम बड़े बड़े कलाकारों की। मेरा गुलाब भाई का जानना है, मैं यही जानना चाहती हूँ, सुरक्षित हैं, लेकिन वो जन जन तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो जन जन तक नहीं, पूरे विश्व तक पहुंचाने के प्रयास है हमारे। जी। ये और जो लोग इसको समझते हैं उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब गुलाब भाई की जैसे जिक्र आया था बीच में, किसी ने कहा था हमारे जो नर्तक रामदयाल जी ने, तो उनकी वो है जो नदी नाले न जाओ सैया पैया पढ़ू, श्याम पैया पढ़ू, जाओ तो हाँ श्याम पैया पढ़ू, तो जईबे करो तो उस सारा न जाओ श्याम पैया पढ़ू, और सब वहां भी जाओ तो सौतनिया न लाओ तो शाम पढ़िया सैया पढ़ू, और सौतनिया भी लाओ तो संग सजरिया न सो। ये वो लाया था मैं वहां से रिकॉर्डिंग, जो है उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी संस्कृति जो संगीत साहित्य अकादमी है, वहां से लाया था। और बहुत सारे लोगों से, गुणी जनों से भेंट हुई, मुझे अवसर मिला है। क्योंकि आकाशवाणी में हमारी स्थिति जो है वो एक पूजा गृह में रखे हुए लोहे के टुकड़े की तरह होती है। एक लोहा पूजा कर रखा, एक घर बधिक पड़ो। तो वहाँ जैसे आप जैसे गुणी कल्पना जी हैं, माधुरी जी हैं, फतेह कृष्ण जी हैं, मेरे आचार्य रामस्वरूप शर्मा जी के जो पिताजी थे स्वामी विवेकानंद जी, उनकी रचनाओं पर, उनकी लोक रचनाओं पर आधारित एक सॉफ्टवेयर कार्यक्रम के तहत एक कॉन्सर्ट की थी वृंदावन में, जो बहुत ही लोगों ने पसंद की थी। और उसमें तमाम लोग गायक जो आए थे, उसमें शायद माधुरी जी भी थी, वो शायद तस्दीक करेगी मेरी बात का।
तो तब ने ये उनकी लोक रचनाएं गाई थी कौन पावे जार को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो तमाम चीजों को संरक्षित करना, लेकिन गुणीजनों की भी कि और लोगों में नई जनरेशन में वो रुचि पैदा हो, वो उसको समझें, उसके महत्व को समझें। आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे। जी, यही प्रश्न मेरा डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण जी से था कि क्या हमें सोशल मीडिया को इस विधा को बढ़ाने में, प्रचार प्रसार करने में माध्यम नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। देखिए आज क्या है, सोशल मीडिया का इतना इम्पोर्टेंस हो गई है हमारी लाइफ में कि हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अगर वो जन जन के पास तक नहीं पहुंच रहा तो हमको कोई पूछेगा। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, अभी जब जैसे मथुरा में नगर निगम बन गया हमारा, नगर पालिका की जगह, तो सवेरे कूड़ा के लिए गाड़ी आती है। अब देखिए वहां लोकगीत के माध्यम से वो लोग कूड़ा इकट्ठा करवा रहे हैं कि कूड़ा घर के बाहर ले आइयो, आई नगर निगम की गाड़ी, नगर निगम की गाड़ी, मथुरा नगर निगम की गाड़ी। ऐसे ही आपको ध्यान होगा कि पहले, आज के 30-40 साल पहले, 25 साल पहले तक सरकार अपनी योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से कराया करती थी। नहीं, आज भी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, संगीत नाटक एकेडमी या जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए जब इंटीरियर में जाना होता है तो सबसे पहले लोक कलाओं को ही पकड़ा जाता है। जी हाँ। तो आज के 30-40 साल पहले, 40 साल पहले करीब, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से हमारे पास कुछ गीत आए थे। तो हमने 2 दल बनाए थे, एक मेरे नाम से अप्रूव हुआ, एक कमलेश लता आर्य जी के नाम से, वो आया करती थी मेरे पास तब बहुत, कमलेश लता जी। तो हमने 2 दल अपने अप्रूव कराए। तो जब उन्होंने हमें गाने दिए, तो अब जैसे परिवार नियोजन के लिए था, तो मैं उसकी बंदिश बनाता था, कमलेश जी उसको गाती थी कि भैया हमने लियो है ठान कि 2 से ज्यादा ना होवे संतान, की 2 से ज्यादा, ऐसी साक्षरता पे हुआ करते थे। जन जन का उत्थान करो। तो ये सब चीजें मद्यपान निषेध के ऊपर, सबके ऊपर ये सब चलती थी। सबसे बड़ी बात ये, देखिए यहाँ रामदयाल जी बैठे आदरणीय हमारे जी, मैं उन्हीं पर जाने वाली हूं अभी। वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को बता सकते हैं कि आपके एनएसडी में जब एक्टिंग का कोर्स करता है कोई व्यक्ति, तो उसको विदेशिया सिखाया जाता है। अभिनय वाले को विदेशिया, जो एक छोटी सी एक विधा थी वहां की, बिहार की लोक विधा, उसको इसलिए लिया गया कि उसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से करने वाले लोग कुछ मिले उसको। देखिए मैंने राजस्थान की एक तालबंदी गाई की है, जो हमारे ब्रज क्षेत्र का राजस्थान का हिस्सा है, मेवात वाला, जो नगर की तरफ जाता है। आज के 30-35 साल पहले मेरे पास एक सज्जन आया करते थे, वहां के बाबूलाल जी पलवार, वो दर्जी थे, बहुत गरीब थे। तो वो मुझसे कहते थे आप ब्रज का लाकेंद्र के और अपने लेटर पेपर पे मुझको ये लिख के दे दो कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो मेरे को कुछ मदद मिल जाएगी, आप मेरे लिए सरकार से कुछ लिख दीजिए सरकार के लिए। तो मैं उनके लिए लिखता था। बाद में मैंने जब उनका एक प्रोग्राम कराया जिसमें तीजन बाई वगैरह सबको बुलाया था 94 या 5 में मथुरा में 3 दिन का उत्सव था, तो उसमें ये सब कलाकार आए, तो मैंने उनको भी आमंत्रित किया आप भी आइए। जब उनको बुलाया तो उसके बाद उनका इतना प्रचार प्रसार हुआ। उनको पहले तो हमने अपने विद्यापीठ की तरफ से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी, संगीत महोपाध्याय। फिर एक लड़की को हमने कहा कि तू बेटा इनके ऊपर एक टॉपिक बना करके भेज, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने वो टॉपिक अप्रूव कर दिया उनके ऊपर। आज वो डॉक्टर बाबूलाल पलवार के नाम से पीएचडी नहीं, पूरा राजस्थान के अंदर उनको ढेरों पुरस्कार मिल गए, गीता जी भी मिल गए, और उनकी मृत्यु के बाद आज जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास, मैं एक बार फिर से रामदयाल शर्मा जी के पास जाना चाहिए। अच्छा 2 मिनट श्रुति जी मैं भी लेना चाहूंगी। जी मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि अभी 2 वर्ष पूर्व आकाशवाणी की तरफ से एक बड़ा अच्छा प्रयास हुआ है। अब वो कहाँ तक मतलब सार्थक हुआ ये मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैंने खुद यहाँ के अवधी लोक संगीत को बहुत सारे गीतों को मैंने कंपोज किया था, उसकी स्वरलिपि लिखी थी। तो स्वरलिपि के माध्यम से मुझे यही पता चला था लखनऊ आकाशवाणी से कि आंचलिक केंद्रों पर इसके नोटेशन को प्रिजर्व किया जा रहा है बुक फॉर्म में। जी। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है कि भावी पीढ़ी। हाँ बिल्कुल ठीक है।
मैंने खुद भी काफी 20-22 लोकगीत मैं कर चुकी हूँ, अभी तक नोटेशन बना चुकी हूँ। अभी मैं ब्रज का कर रही हूँ। ब्रज के जब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं भी इस प्रयास में हूँ कि जब तक जिंदगी रही तो मैं अवधि को भी मैं शामिल करूंगी। तो नोटेशन के माध्यम से भी ये काफी प्रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम रहेगा। बहुत संक्षिप्त में डॉक्टर रामदयाल शर्मा जी से जानना चाहूंगी कि नौटंकी एक ऐसी चीज है जिसको सुनने के लिए लोग लाइट तो बहुत रहते हैं। नौटंकी सुनने के लिए एकदम से आदमी का तन मन फड़क जाता है कि नहीं नौटंकी सुनने जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि उसको वो पहचान नहीं मिल पा रही। और आप हारमोनियम लेकर बैठे हैं तो हम कुछ चाहेंगे कि आप कोई बहर तबील या कोई चौबोला या दोहा आप सुनाएं भी हमारे सभी व्यूअर्स को। अभी आदरणीय ने कहा था मेरे से, एनएसडी का जिक्र किया था जी जी। तो मैं इसमें यही बात बताऊंगा कि कैसे तो इंटरेस्ट पैदा होता है, लेकिन अंत में जब बात आती है उसको आगे बढ़ने के लिए कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, आगे अर्थ की जो बात है वो आ जाती, आड़े आ जाती। चाहते बहुत हैं सब जगह, पूरे भारतवर्ष में, साउथ में भी मैंने कराई नौटंकी, पूरब में भी, पश्चिम में भी, सब जगह नौटंकी कराई और सब जगह पसंद की गई असली जो नौटंकी है। तो फिर उसमें क्या है, एनएसडी में जब मैं गया जाता था, अधिकतर जो है सेकंड ईयर की क्लास लेता था म्यूजिक की, तो उसमें नौटंकी का भी मैं करता था। तो वो हर जगह के लोग आते थे, कोई हरियाणा से आता था, कोई फिल्म का शौकीन था स्टूडेंट, और कोई पारसी थिएटर से आता था। इस तरह से जो है, तो मैं उनको मेरे समझ में आई कि भाई एक चीज लेता हूं मैं, दो बोला बोलते हैं नौटंकी में जी, जिसको हम बहुत शीघ्रता से सुनेंगे क्योंकि हमारे पास समय अब सिर्फ 3 मिनट है। एक मैंने वो ले लिया, इसमें पारसी थिएटर भी आता है। हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़कर लाता हूँ। अच्छा। पारसी थिएटर का, लेकिन पारसी थिएटर में गाने का भी हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, राधेश्याम मैं पंपापुर को जाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के। इसमें वो वहां के लोग जो है, फिर वो आया एक जो है हरियाणा वाला, नौटंकी में भी इसको ले सकते हैं बढ़िया तरह से। मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के बेटे। ये हो गया दो बोला। अब इसको यदि हरियाणा वाले को मैंने सुनाया इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, सुनो भाई तुम। हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, अरे बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, अभी पकड़ कर लाता हूँ, मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर। ये अब वो फिल्मी वाला है, फिल्मी शौकीन, उसको मैंने बताया भैया जी, उसको मैंने बताया कि सुनो फिल्मों में नौटंकी से बहुत कुछ गया है। पारसी थिएटर और नौटंकी से शुरुआत हुई है। आपने धुन सुनी होगी कोई, ये जो है तजराज भवन वन गमन कियो, तो बोला था निज भक्तन हो जाएंगे तो जुड़ेंगे क्योंकि क्लोजिंग करनी है। निज धाम दियो निचर अति कोमल चित्र रघुराई ने। लेकिन फिल्म में वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं, इतना तो बता दे कोई जरा क्या प्यार किसी को। सीधा तो बोला
यानी ये मिली जुली है, आपस में सब चीज मिली जुली है, सब मिली जुली है। तो मैं यही कुछ अर्थ की बात नहीं है, सब आगे सरकारी भी इसको सहयोग दे। आप हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी रही है कि कलाओं को ज्यादा उसमें मिला नहीं, खासकर लोक कलाओं को कोई इसमें स्थान नहीं मिला। यदि शिक्षा पद्धति में ये चीज आए और सरकार सहयोग करे, बढ़ाए, शो कराएं, इनके ट्रेनिंग दिलाएं। ये बहुत अच्छा रहा आज का सेशन और मैं एक बार फिर से सबको पर्सनली हृदय से आभार करना चाहूंगी कि आप सभी ने आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इस परिचर्चा को सफल बनाया और भविष्य में भी आप मेरे साथ ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहेगा ना। आभार आपका कीर्ति जी, आभार आपका जो कि सब विद्वानों को मिलाया आपस में। सही बात है, सही बात है। बहुत समय से तमन्ना हम लोग सब इस जैसे तो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन श्रुति के माध्यम से मिल रही है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए आभार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप सभी जो दिल्ली में रहते हैं वो भी और जो दिल्ली के बाहर हैं वो भी, जब भी दिल्ली आए मेरे से मिलेंगे। चलो मैं तो मिलता ही रहूंगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी लोगों को आपने मिलाया, ये आपने बहुत बड़ा कार्य किया, उसी तरह के कार्य आप करते रहें। धन्यवाद। सब लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगा और सुखदेव भाई को देख करके, राजेंद्र जी को, सब बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी अभी आप कोरोना से रिकवर हुए हैं और बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो गई थी कोरोना की। और देखते, क्योंकि जब मैंने फोन किया था तो आप हॉस्पिटल में थे तब, और यही स्थिति रही है सब लोगों की। हाँ, यही स्थिति रही लोगों की जो है। मुझे तो इनका सुखदेव जी के पिताश्री का बहुत टाइम बाद मालूम पड़ा। अच्छा, हाँ मुझे तो बहुत मालूम पड़ा, किसी ने मुझे फोन किया था, मैंने कहा ऐसा कब हो गया, मैं तो महीने 1.5 महीने से चला ही नहीं रहा फेसबुक को और न मैं व्हाट्सएप को यूज कर रहा कुछ भी। तब उन्होंने कहा कि उनके फादर की डेथ हो चुकी। तो मैं बड़ी, हमने आज सभी टॉपिक्स पर बात की, कोई ऐसा अछूता तो नहीं रहा पक्ष, और अगर रहा है तो फिर हम आगे फिर मिलेंगे इसके प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है ना। तो चलिए हम ये मीटिंग को एंड करते हैं और एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तो एक बार फिर से मैं कृष्णायन यूट्यूब चैनल की ओर से श्रुतिपुरी आप सभी को करबद्ध प्रणाम करती हूँ, सभी का हृदय से आभार करती हूँ और भविष्य में भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, हमें आपका स्नेह प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगी अपने सभी व्यूअर्स से कि जो हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं, जो इस परिचर्चा का हिस्सा अभी बने हैं, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को अंत तक देखें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।